तो आज डायनामिक प्रोग्रामिंग से शुरू करते हैं और इससे पहले हमने ग्रीडी टेक्निक देखी। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल? तो तुमने ग्रीडी टेक्निक में देखा होगा कि हम पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं, फ्यू पॉसिबिलिटीज़ जो हमें बेस्ट सूट करती हैं। मगर डायनामिक प्रोग्रामिंग में सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर होती हैं, जिस वजह से इसके गलत होने के चांसेस जो हैं बहुत ही ना के बराबर है, ऑलवेज़ करेक्ट आंसर। तो ये ग्रीडी टेक्निक में सम टाइम करेक्ट आंसर, अभी बताता हूँ कैसे। और थर्ड पॉइंट इज़ मोर टाइम। डायनामिक प्रोग्रामिंग में जो सारे केसेस कवर होते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे लेस टाइम होता है, मगर मोस्टली विल टेक लेस टाइम, ठीक है? मगर मोस्टली लेस टाइम लेगा। टेक्निकली देखो, जैसे ए से बी, फिर ए से सी, ए से डी, 10, 100, 500 वेट है, ठीक है? तो ग्रीडी क्या कहती है? ग्रीडी कहती है कि हमें क्या करना है, जैसे ए से हमें ई तक पहुँचना है तो हम शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, है ना? तो उसके हिसाब से तो बोलेगा कि 10 पे जाओ, मगर बी से ई जाने में यहाँ पे 1 लाख है, तो गड़बड़ हो गई ना। इसलिए जीटी जो है, दैट इज़ ग्रीडी टेक्निक, जो है ए से बी से ई जाएगी, शॉर्टकट यूज़ करती है। इसलिए तो सम टाइम करेक्ट आंसर है ना, तो इस बार करेक्ट आंसर नहीं आया, क्योंकि इससे कम भी पाथ है, दैट इज़ 550। तो डीपी चेक करेगी सारी पॉसिबिलिटी और उसमें से पता लगेगा कि ए से डी, डी से ई जो है वो बेस्ट पाथ है, ठीक है? तो ये था हमारा डीपी के बारे में कि क्या होता है और किस तरह से होता है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डीपी में फिबोनाची सीरीज हम पहले भी कवर कर चुके हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, एलसीएस कहेंगे। 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम, उसका मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ सबसेट, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, फिर ऑप्टिमल कॉस्ट बाइनरी सर्च ट्री, फिर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है? कुछ कुछ चीज़ें हम नहीं करेंगे और मोस्टली सारी सिमिलर है, मतलब एक समझ में आ गई तो सारी आ जाएंगी और वो इसी पे बेस्ड है, तो तुम खुद से भी पढ़ सकते हो। जैसे ऑलमोस्ट हम ये लास्ट की नहीं करेंगे कुछ, है ना? तो मैं आशा करता हूँ तुम पढ़ के रखोगे इसको। तो शुरू से करते हैं। सो फिबोनाची हमने पहले भी पढ़ रखी है, किस तरह से हम बनाते हैं कि कॉल होता है, अगर एफ ऑफ 5 निकालते हैं तो एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4 कॉल होता है, एफ ऑफ 3 है ना, ऐसे करके वो ट्री बनाते हैं, है ना? तो वो ट्री तो तुम्हें दिमाग में होगा ही। तो विदाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर एन इक्वल 1 है, 0 है, तो रिटर्न एन कर दो, एल्स पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो ए इज इक्वल्स टू फिब एन माइनस वन और बी इज इक्वल्स टू फिब एन माइनस टू, यानी पिछले दो टर्म का सम जो होगा वो रिटर्न कर दो। तो ये है बिना डीपी के, है ना? तो इसमें क्या होता था कि जब हमारा ग्राफ बनता था, टू एन फंक्शन कॉल, है ना? टू एन फंक्शन कॉल होती थी तो ऑफ टू एन हो जाता, टू की पावर एन हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, विदाउट डीपी चल रहा है। तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आती है। कैसे कि जैसे अगर तुम्हें एफ ऑफ जैसे हम फिबोनाची फिब ऑफ 5 निकाल रहे हैं तो फिब ऑफ 4 और फिब ऑफ 3 निकालेंगे, है ना? तो फिब ऑफ 4 के लिए फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2, तो यानी 3 दोबारा निकालना पड़ा। तो इसलिए क्या है, सब प्रॉब्लम ओवरलैप हो जाती है। अगर हम इसी को डीपी से करें, ठीक है? यहाँ पे तो बिग ऑफ ओ की पावर 2 की पावर एन आ रहा है, विदाउट विद डीपी देखो, डीपी फिब एन, तो एफ पार्ट तो सेम रहेगा। अगर यहाँ पे एक टेबल यूज़ करिए, जिस टेबल में हम स्टोर करेंगे सारी वैल्यूज़ को, ठीक है? मतलब जो जैसे फिब ऑफ 3 हम हमें पहले फिब ऑफ 3 निकाला तो फिब ऑफ 4 में भी काम आएगा, फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 3, है ना? तो उस वैल्यू को स्टोर कर देंगे, तो टेबल नाम का एक बनाएँगे। अगर टेबल एल्स टेबल n माइनस वन इक्वल इक्वल टू नल। अब देखो तुम्हें सारी पॉसिबिलिटी कवर करनी है ना? तो पीछे से करो, आगे से करो, कोई मैटर नहीं करता। और यहाँ पे टेबल n माइनस वन इक्वल टू नल है, तो हम टेबल n माइनस वन इक्वल टू डीपी फिब n माइनस वन कर देंगे, यानी उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। अगर n माइनस टू नल है तो हम उस दूसरी वैल्यू को वहाँ पुट कर देंगे, यानी एक बार वैल्यू पता चल जाए, ठीक है? जैसे फिब ऑफ 2 आ गई, फिब ऑफ 3 आ गई, तो शुरू में तो सब नल रहेगी, मगर बाद में धीरे-धीरे वैल्यूज़ जाती रहेंगी और एट द एंड टेबल n इज़ इक्वल्स टू टेबल n माइनस वन प्लस टेबल n माइनस टू हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे हम टेबल को, है ना? तो टेबल में सारी वैल्यू स्टोर होती रहेंगी। देखो डीपी यहाँ पे असाइन हो रहा है ना, टेबल n माइनस वन में डीपी फिब n माइनस वन, है ना? n माइनस टू में n माइनस टू। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओनली डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल होंगी, क्योंकि एक बार स्टोर हो गया तो वो डायरेक्टली कॉल कर देगा। तो यहाँ पे n प्लस वन, यानी n प्लस वन इंटू ओ ऑफ वन, ओ ऑफ n में ही काम हो जाएगा, है ना? तो ये था हमारा काम आसान करने के लिए। और दोनों में अगर एक्स्ट्रा स्पेस की बात करें तो यहाँ पे तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, स्टैक ओ ऑफ n में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टैक में टेबल भी ऐड हो रही है n प्लस वन, है ना? इसलिए तो यहाँ पे आया। तो ये कांस्टेंट काम है ना? असाइन करना, ऐड करने से कांस्टेंट काम है, इसलिए ओ ऑफ वन में। और n प्लस वन तो हमारी स्टैक की वजह से हुआ था, तो ओ ऑफ n में हो जाएगा, ये भी ओ ऑफ n में रहेगा, ठीक है? तो ये फिबोनाची का वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर तुम्हें कैसे आता है 2 रेज़ टू पावर n, तो ये सब पढ़ लेना, दूसरी तीसरी वीडियो में हमने बता रखा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस प्रॉब्लम में। ठीक है, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब डायनामिक प्रोग्रामिंग से रिलेट करती हैं। तो सीक्वेंस, एक सब सीक्वेंस क्या होता है? देखो, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब सीक्वेंस जानना है क्या होता है? ऑफ अ गिवन सीक्वेंस इज जस्ट द गिवन सीक्वेंस। सब सीक्वेंस क्या होता है? वही सीक्वेंस ओनली विच 0 और मोर सिंबल लेफ्ट आउट, ठीक है? 0 या 0 से ज़्यादा सिंबल्स को हटा दिया, यानी एस हमारे ये है ना, ए बी बी ए बी बी, है ना? इसको 1 से लेके 6 तक करा, एग्जैक्टली यही सिंबल यहाँ लिख दिया, एग्जैक्टली यही लिख दिया, मगर कुछ चीज़ें हटा दी, तो ये हमारी सीक्वेंस हो जाएगी और ये हो जाएगी सब सीक्वेंस। देखते हैं, एस यानी सब सीक्वेंस। अब क्या हुआ, कुछ सिंबल हमने हटा दिया, तो 2 रहने दिया, 3 रहने दिया, 5 रहने दिया, 6 रहने दिया, तो ये सब सीक्वेंस है, एकदम सही है। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, लिखा है ना, इन सब सीक्वेंस इंडेक्स आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखो ए, तो एक ए ये था और एक ये था, ये भी सब सीक्वेंस ठीक है। बोल रहे हैं इन विच 0 और मोर सिंबल लेफ्ट आउट, तो सारे सिंबल भी भेज सकते हैं, ये भी सब सीक्वेंस चलेगा। ये वाला देखो, ए बी बी एग्जैक्टली सारा डाल दिया, ये भी सब सीक्वेंस है। मगर लास्ट वाला देखो, बी बी ए, यहाँ पे 2 3 तो ठीक है, ए 4 4th पोजीशन पे है, उसके बाद कहीं ए नज़र नहीं आ रहा, पहले पे ए था, तो ये कोई सब सीक्वेंस नहीं हुआ। तो ये बात ध्यान रखनी है, सब सीक्वेंस होप समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं कॉमन सब सीक्वेंस क्या होता है। एक्स और वाई ये दोनों दिख रहे हैं, अब इन दोनों में जो कॉमन है वही हमारा कॉमन सब सीक्वेंस होगा। तो सी एस यानी कॉमन सब सीक्वेंस जीरो, यानी जीरो अगर हम एम टी लेते हैं तो हाँ ये भी ठीक है, कॉमन सब सीक्वेंस है। ए लेते हैं, क्या यहाँ पे ए है? हाँ है, ए है,
ठीक है, ए बी कॉमन सब सीक्वेंस, ए बी लेते हैं, ए बी दिख रहा है 1 2 पे, यहाँ पे ए बी दिख रहा है 3 4 पे या 2 4 पे, जो भी ले लो, दिख रहा है ए बी, है ना, ये भी ठीक है। फिर आता है ए बी ए, क्या ए बी ए है? हाँ है। ए बी ए है? हाँ है, दोनों में। उसके बाद देखो ए बी, क्या ऐसा कुछ दिख रहा है? ए बी, यहाँ पे ए ए बी नहीं है, तो कॉमन तो नहीं निकला, ठीक है। सबसीक्वेंस एक्स का है मगर वाई का नहीं है, तो इसलिए हम कॉमन तो नहीं कहेंगे। सिमिलरली बी ए भी देख लो, नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ समझ में आई कि नॉट अ कॉमन सबसीक्वेंस, है ना, क्योंकि बी ए क्या है? बी ए है, यहाँ वाई का सबसीक्वेंस है मगर एक्स का नहीं है, तो कॉमन तो नहीं निकले, ये दोनों कॉमन नहीं है। तो एक चीज़ समझ में आती है कि ये सारे कॉमन सबसीक्वेंस में से लॉन्गेस्ट जो था वो ये था, है ना। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या निकला? ए बी ए, है ना। तो अब कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं। कह रहे हैं हाउ टू फाइंड लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। मान लेते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस m कॉमा n है, जिसका मतलब है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस पॉसिबल विद टू सीक्वेंसेस x और y। दो सीक्वेंस दे रखे हैं जहाँ पे x में m एलिमेंट है और y में n एलिमेंट n सिंबल्स हैं, ठीक है। x कंटेन m एंड y कंटेन n सिंबल्स, सिंबल्स यानी कि एलिमेंट, है ना, एक एक करके। मतलब x के अंदर भी कितने हैं? 5 हैं, y के अंदर 6 हैं, तो LCS 5,6 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखने लायक है कि मैंने अगेन बोला कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, सारी पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो तुम स्टार्टिंग से देखो या एंडिंग से देखो, बात तो एक ही है ना, सब चेक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सेम निकला, जैसे यहाँ पे देखो ए और ये मैच कर रहे हैं, 5 और छठा, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं 1 प्लस LCS 4,5, है ना। यहाँ पे 4 पे आ जाते हैं, यहाँ 5 पे आ जाते हैं, क्योंकि ये मैच कर गया, है ना, 4,5। तो यहाँ चेक करा तो ये दोनों में मैच कर गए, बी और बी, तो LCS 1 प्लस LCS 3,4। अब यहाँ पे आ गए, है ना, ये भी दोनों भी मैच कर गए 3,4, ए और ए, तो 1 प्लस LCS 2,3। यहाँ गड़बड़ हो, इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया कि यहाँ चीज़ देखो बी और ए मैच नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, दो पॉसिबिलिटी नजर आती है। जब 1 प्लस LCS 2,3 देखेंगे तो यहाँ बी और है, यहाँ ए है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि ए बी, इसको ए बी कहेंगे, इसको ए बी ए कहेंगे, है ना। अभी लास्ट में लड़ाई चल रही है कि बी और ए तो मैच नहीं कर रहा मगर ए और ए मैच कर रहा है। और अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो बी और बी मैच कर रहा है, तो करें क्या हम क्या करते हैं, दोनों चीज़ें करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में सारी पॉसिबिलिटी लगाते हैं। तो ए और ए को मैच करा, है ना, हमने क्या करा, मतलब दो कंडीशन ली कि पहले टाइम ए बी और ए तो मैच करे नहीं, हम एक साथ दोनों को उड़ा नहीं सकते, मतलब हम डिक्रीज कर रहे हैं ना, असल में 2 से 1 पे आ रहे हैं, तो हम डिक्रीज कर देंगे तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। एक एक टर्म में ऐसा होगा कि ये दोनों मैच करते हैं, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए बी एग्जैक्टली मैच हो रहा है। अब इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, ऑब्वियसली ये वाला, तो मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। नीचे देखो ये करा, ठीक है, मैक्सिमम ले लिया इन दोनों पॉसिबिलिटी में से, जो कि ये है, तो ये दो है, ये एक है, एक ही मैच हो पा रहा है। तो LCS ऑफ 1,3 हम क्या करेंगे, 2,3 पे थे हम, अब या तो LCS ऑफ 1,3 लें, ये LCS ऑफ 2,2 लें, ठीक है। तो इससे तो 2 आंसर आ गया, इससे 1 आंसर आ गया, तो मैक्सिमम क्या है, 2 है। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, तो टोटल आंसर क्या आ गया, 5। तो इसमें LCS जो होगा वो 5 होगा, ठीक है, ये था। और यहाँ पे नोट पॉइंट देख लो कि LCS अगर किसी भी चीज़ जीरो के साथ करेंगे तो जीरो ही आएगा। और वेन एवर नो मैचिंग डोंट डिक्रीज बोथ, दोनों को डिक्रीज मत करना, ठीक है। बल्कि क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है, डिक्रीज फर्स्ट एंड डिक्रीज अदर, जैसे हमने यहाँ करा, एक बार इसको गायब कर दिया बी को, एक बार यहाँ के ए को गायब कर दिया। अब ये एक बार देख लो LCS m कॉमा n, अब अगर दोनों जीरो होंगे तो रिटर्न जीरो करना है, या दोनों में से कोई भी जीरो होगा, है ना, और लगा है। एल्स अगर हमारा एक्स एम इक्वल टू वाई एन आ रहा है, यानी दोनों आखिरी वाले मैच कर रहे हैं, तो हम रिटर्न कर देंगे LCS ऑफ 1 प्लस LCS m-1 और n-1, ये तुम्हें बता दिया, एक एक कम कर देते हैं, एक जोड़ के। उसके बाद एल्स पार्ट क्या है कि अगर ऐसा नहीं है तो a इज इक्वल टू LCS m-1 कॉमा n, और b इज इक्वल टू LCS m कॉमा n-1, एक बार एक को घटाया, दूसरी बार दूसरे को घटाया, और इन दोनों से मैक्सिमम उसको c ले लिया और रिटर्न कर दिया c, ठीक है। ये कितना सिंपल, जैसे बताया वही चीज़ है ये, है ना। और ये सब तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की कोशिश करी है कि ये ऑफ 1 में हो जाएगा, ये बेस्ट केस है ना, एक्जैक्टली मैच कर गया तो बेस्ट केस है। तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ m कॉमा n, और यहाँ पे क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m-1 लगेगी, यहाँ पे कॉमा n, और m कॉमा n-1 लगेगी। अगर हम केसेस देख लें कि वर्स्ट केस एवरेज केस क्या होगा, तो टी एम कॉम एन जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम ऑफ LCS ऑफ m कॉम n है। तो अगर रिकरेंस रिलेशन निकालें तो एक बार एक घटा, दूसरी बार दूसरा घटा। अब यूजिंग रिकर्सिव ट्री मेथड, m प्लस n का स्टैक स्पेस होगा, रिकर्सिव ट्री लगाते हैं, ये जो नीचे लगा रखा है मैंने। तो अभी बता दो, नीचे आता हूँ, पहले ये देख लो, जब रिकर्सिव ट्री लगाया तो 2 की पावर 0 c, ये c जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है ना, तो इनका जो m प्लस n की वजह से क्या होगा, ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 2 की पावर n हो जाएगा, या इतना भी कह सकते हो, ऑफ 2 की पावर m प्लस n भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगेगा रिकर्सिव ट्री मेथड वो भी देख लो। वैसे तो अंडरस्टूड है कि m प्लस n कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में अगर है तो ये देख लो। तो अगर x ये है 1 से लेके 3 तक, y 1 से लेके 4 तक, इफ रिकर्सिव प्रोग्राम रिपीटिशन इज देयर डू डीपी, हमेशा याद रखना, अगर रिकर्सिव प्रोग्राम है और रिपीटिशन नजर आ रही है, जैसे यहाँ रिपीटिशन क्या नजर आ रही है कि LCS ऑफ m को मैं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार एक को घटाएंगे, दूसरी बार दूसरे को घटाएंगे, तो एक बार 3 की जगह 2 कर दिया और 4 को वैसे ही रहने दिया, और एक बार 4 की जगह 3 कर दिया, है ना। उसके बाद 1 4 2 3, समझ में घटा किसको रहे हैं, एक साइड घटाएंगे और फिर दूसरी साइड उसी के, जैसे यहाँ पे देख लो फॉर एग्जांपल 1 3 है, तो 1 की जगह 0 कर दिया और 3 रहने दिया, एक बार 3 की जगह 1 2 कर दिया, ठीक है। ऐसे बीच में भी होगा, हर जगह होगा, कोने में भी क्या है, यही चीज़ चल रही है, और एट द एंड 1 0, जहाँ पे भी 0 आएगा वहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तो m टाइम्स रहा, ये n टाइम्स रहा, सिमिलरली ये जो है n टाइम्स रहा, ये n टाइम्स रहा,
ठीक है? अगर तुम n टाइम्स, क्योंकि n ये है ना, इसको जब तक 0 नहीं बना दिया तुमने, देखो यहाँ 0 बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये n टाइम्स चला गया। उसके बाद 3 को 0 बनाने के लिए n टाइम्स चला गया। तो ये c, ये 2 स्क्वायर, अब समझ में आया कैसे इन सब का एडिशन हो रहा है। तो ये m प्लस n जो है वो लेंथ हो गया, तो c 2 m प्लस n ऑफ 2m और 2n हो गया। तो डीपी में क्या होता है, इन इन द अबव रिकर्सिव ट्री मैनी फंक्शन कॉल आर रिपीटेड, है ना। एक चीज़ देखी थी, फंक्शन कॉल रिपीट हो रही थी। अगर तुम दोबारा देखो, है ना, जैसे यहाँ पे 2,3 दिख रहा है, यहाँ पे 2,3 दिख रहा है, फिर 1,3 आया, यहाँ पे 1,3, तो चीज़ें रिपीट हो रही थी। इसलिए सो वी विल गो टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अप्रोच कौन सी होगी? डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगी, जो डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स को सॉल्व करता है। तो ये विच विल सॉल्व डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जो डिफरेंट है, सेम वैल्यू को नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टोर्ड होंगी। तो एलसीएस ऑफ m, n कंटेन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फंक्शन, पहला सवाल तो ये आता है। मान लो n, m और n जो है वो 10 और 5 है, तो ये पूरा पूरा 0 तक जाएगा, फिर ये 0 तक जाएगा, तो 11 और 6 हो गए, है ना। तो यानी डिस्टिंक्ट फंक्शन कितना हुआ? m+1 n+1 हो गए। या कॉल की बात करें तो mn हो जाएगा, कांस्टेंट अगर चलेगा, है ना। और O1 जो है कंटेन टाइम फॉर लास्ट रिटर्न स्टेटमेंट, जो रिटर्न स्टेटमेंट थी उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो लास्ट की रिटर्न स्टेटमेंट है ना O1 की मैक्सिमम निकालना है, ये चीज़ के लिए हमने O1 टाइम लग गया, तो O ऑफ m mn लग जाएगा अगर हम डिस्टिंक्ट फंक्शन की बात करें तो। तो वर्स्ट केस एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग, वहाँ पे 2m+n आ रहा था, या 2m इंटू 2n आ रहा था, है ना। या बेस्ट केस में क्या है? बेस्ट केस तो तुम्हें पता ही है, क्या करेंगे हम? बेस्ट केस तो हमारा मिनिमम ऑफ n, n है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली मैच हो रहा है, तो जो भी छोटा होगा उसके बराबर का बेस्ट केस आ जाएगा। तो डीपी में क्या जाएगा? एक्स्ट्रा स्पेस जाएगा, है ना। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो देख लिए, स्पेस की बात करें तो टेबल बनता है, टेबल m×n लगेगा टाइम, ठीक है। देखो इस टेबल को बनाने में m×n टाइम लगेगा, अगर हम एलसीएस निकालना चाह रहे हैं तो। क्यों लगेगा? देखो कैसे, x अगर ये है, x ट्रिपल ए है, y 4 बार b है, तो अगर हम इसको 1 2 3 ऐसे करके ले लें, और y को 1 2 3 4 ले लें, लास्ट की 0 0 सबको 0 कर दिया, उन सबको नल रख दिया शुरू में, ठीक है। और प्रीवियस दो वैल्यूज़ को अफेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो कि ये वाला लेते हैं, मतलब ये निकालने तो इन दोनों का आना चाहिए सम, इन दोनों का सम आना चाहिए निकालने, तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा बनेगा। तो रो कॉलम मेजर ऑर्डर वी कैन फिल टेबल, ठीक है। अगर हम किसी भी ऑर्डर से देखें, टेबल को फिल करने में m×n लगेगा, इसलिए जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो m×n होगा नॉन रिकर्सिव प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब देख लेते हैं 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम। नैपसैक प्रॉब्लम हम पहले भी देख चुके हैं, तो जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लेना, सर्च करना मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ 0 1 का क्या चक्कर है, एक बार देख लेते हैं कि जब हम पहले ग्रीडी मेथड से देखे थे वहाँ गड़बड़ क्या हो रही थी। तो अगर n 3 है, m 10 है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास 1 2 3 हो जाएंगे, और m जो है वो मैक्सिमम है तो 10 रहेगा। प्रॉफिट इतने का मिल रहा है, वेट इतने है, तो मैनुअली अगर देखें, मैनुअली देखते हैं शुरू में कि समझ पाए क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्ट लिखे, अगर सबको 0 लेंगे तो फिर हमारा 0 आंसर आएगा। अगर सिर्फ ये वाला वेट लेंगे, दैट इज 8, तो ऑब्जेक्ट 1 लिया, फिर 0 0 तो 120 आंसर आएगा। एक बार ये ले लिया तो 80 आएगा, एक बार ये लिया तो 50 आएगा, ठीक है। अगर हम 8 और 6 को सम करें तो 14 आता है, जो कि ज़्यादा है, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए काट दिया, ठीक है। अगर हम इसको 0 रख लें, इसको 1 1 कर लें, तो कितना आता है? 130 आता है, ठीक है। तो पॉसिबल है, क्योंकि 6 4 10 होता है, और 10 ही मैक्सिमम है। उसके बाद अगर हम 6 और 4 की 8 और 4 की बात करें तो 12 होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीनों एक एक हो जाएंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, बहुत एक्सीड कर रहा है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा जो है 130 एक्चुअल आंसर है। क्योंकि ग्रीडी टेक्निक जो हमने यूज़ की थी पहले, जब नैपसैक प्रॉब्लम समझी थी, तो ऑब्जेक्ट 1 के लिए 120/8 15, ऑब्जेक्ट 2 के लिए इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 13.3 और 50/4 दैट इज 12.5। तो 1 2 3 अगर हम ऊपर से नीचे जाए ना, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए, तो 15 सबसे बड़ा है। तो हमें एक चीज़ समझ आती है, पहला अगर ले लेंगे हम, तो 8 अगर ले लिए, मतलब वेट 8 चला गया। अब हमें चाहिए कि 2 या 2 से कम हो, मगर ऐसा कुछ है नहीं, है ना। 0 1 ऐप से प्रॉब्लम मतलब होता है या तो उठाओ या तो बिल्कुल ना उठाओ, फ्रैक्शन की बात ही नहीं होती, है ना। तो 0 0 ये पॉसिबल ही नहीं उठा पाना, क्योंकि फ्रैक्शंस में लेना पड़ेगा। तो इसलिए 120 इज आंसर, मगर हाईएस्ट क्या है? 130 है, जो कि मैनुअली हमने देखा। तो इसलिए ग्रीडी जो है गलत निकली यहाँ पे। तो 0 1 एप्स यूजिंग ग्रीडी विल गिव रॉन्ग आंसर, सो वी आर गोइंग टू डीपी विच विल कवर ऑल पॉसिबिलिटी। तो डीपी सारी पॉसिबिलिटी देखता है। तो अगर हम 0 1 केस यानी 0 1 नैपसैक, है ना, तो m को मैं ले लें, तो द मैक्सिमम, इसका मतलब है द मैक्सिमम प्रॉफिट वी विल गेट इन 0 1 नैपसैक प्रॉब्लम वेयर कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक इज m एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर n ऑब्जेक्ट और m कैपेसिटी है। तो देखो कैसा होगा, n 5 है, m 25 है, मान लेते हैं, ये सब दे रखा है। तो एक चीज़ तो ध्यान रखना, कोई भी चीज़ 0 होगी, मतलब कैपेसिटी 0 है और एलिमेंट 5 है, तो क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। या कैपेसिटी की 10 है और नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तभी 0 आंसर आएगा। तो यानी कोई भी 0 होगा तो 0 आंसर आएगा। इसलिए अगर कोई भी 0 है और कंडीशन लगी है तो 0 आंसर आएगा। अगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखना, अगर वेट ऑफ n, ठीक है, वेट ऑफ n ग्रेटर देन m है, अगर वेट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? रिटर्न 0 1 नैपसैक m, n-1, यानी अब हम उस n को नहीं देख रहे हैं, उससे अगले वाले को देख, उससे पहले वाले को देख रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ही देख लो एग्जांपल कि 25 जो है वो मैक्सिमम वेट है, मगर यहाँ पे तो वेट 30 दे रखा है, जो कि ज़्यादा है ना। तो हम इससे पीछे आ जाएंगे, n-1 आ जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट 4 को देखेंगे। तो ऐसे कह रहे रिटर्न करो, ये बेस्ट केस है ना। मान लो एल्स पे आते हैं, एल्स पे क्या है, देखो डीपी में सारी कंडीशन लेते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ए ले लेंगे हम कि या तो हम इसको ना लें, या तो हम इसको ना लें, मतलब ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, दो ही तो कंडीशन है। तो मान लेते हैं कि ए इज इक्वल्स टू 0 1 एम n-1 + 0, यानी नहीं लिया हमने इस वेट को,
या तो हम इसको ले लें, यही 2 कंडीशन है। तो लेने में क्या है कि m माइनस वेट ऑफ n, जितना भी वेट है उसको माइनस कर, क्योंकि एल्स कंडीशन पे आ गए तो ऐसा कुछ होगा नहीं, कम ही रहेगा हमेशा। मान लो ऑब्जेक्ट 3 पे वेट आ गया, है ना? तो हम इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो अगर ले लिया तो हम क्या करेंगे? अगर नहीं लिया तो 0 ऐड करेंगे, अगर ले लिया तो हम क्या करेंगे, इस वेट को माइनस कर देंगे 25 में से। तो m माइनस वेट ऑफ n कॉमा n माइनस, यानी एक कदम पीछे चले गए, और जितना प्रॉफिट है उससे, तो 10 पे प्रॉफिट था हमारा 45, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, सी जो होगा वो मैक्सिमम ऑफ a कॉमा b होगा हर समय। ये वर्स्ट केस समझ में आया? या तो हम तुरंत हट जाओ, ये वर्स्ट केस क्या है, एवरेज केस क्या है, o ऑफ 2 रेज़ टू पावर n लगेगा, वही 2 कंडीशंस, और मैक्सिमम निकालने में तो o ऑफ 1 टाइम लगता है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर टी एम कॉमा एन देखें, टाइम ऑफ जीरो नैपसैक, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि एम कॉमा एन माइनस वन और एम माइनस डब्ल्यू एन, यानी वेट हटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और एक कदम पीछे हट गए, प्लस सी। तो ये एक्जैक्टली मतलब डीपी के सारे प्रॉब्लम देखो, पिछला वाला भी एलसीएस भी ऐसे ही कुछ था। तो एन जो है स्टैक स्पेस है, और ओ ऑफ 2 रेज़ टू पावर एन हो रहा है ब्रूट फोर्स अगर देखा जाए, है ना? ब्रूट फोर्सिंग करेंगे तो यही चीज़ होगी, पहले ही बता रखा है, ऐसा ही आंसर आया था। तो व्हेन वी डू इट बाय विद डीपी, देन डिस्टिंक्ट फंक्शन सेल विल लीड टू ओ ऑफ एम एन, है ना? पहले भी बताया कि ओ ऑफ एम एन कैसे आता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर वर्स्ट केस, एवरेज केस, एंड ओ ऑफ एन फॉर बेस्ट केस। बेस्ट केस तो ब्रूट फोर्स में भी ओ ऑफ एन ही रहेगा, है ना? ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, ये करें ना ओ ऑफ एन बेस्ट केस पे। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा स्पेस की बात करें तो स्टैक प्लस टेबल, टेबल बनाने में एम एन लगता है, तो ओ ऑफ एम एन लग गया। एक नोट है, नोट चीज़ देख लो, ये एन पी कंप्लीट होता है, एन पी सी एन पी कंप्लीट, है ना? पढ़ लेना इसके बारे में। तो इफ़ इन 0 1 नैपसैक एम कॉम एन वेरी लेस रिपीटिशन आर देयर, रिपीटिशन बहुत कम होती है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 0 1 नैपसैक यूजिंग डीपी जो होगी, वो ओ ऑफ एम एन होगी, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 की पावर एन होगी। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो 0 1 नैपसैक है वो एन पी कंप्लीट, एन पी सी है, ठीक है? क्योंकि रिपीटिशन बहुत कम है यहाँ पे। रिपीटिशन का रीजन ही क्या है, जैसे फिबोनाची में रिपीटिशन थी, है ना? एलसीएस में रिपीटिशन नजर आई थी, यहाँ बहुत कम नजर आती है। खुद ही तुम समझ गए होगे जब मैंने एग्जांपल दिखाया था, है ना? तो इसलिए ये ऑलमोस्ट इक्वल है ब्रूट फोर्स के। अब देख लेते हैं एक और एप्लीकेशन डायनामिक प्रोग्रामिंग की, सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। तो इसमें इनपुट क्या होता है, सेट ऑफ एन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर, है ना? एन डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर और एक एम नाम का इंटीजर है। आउटपुट क्या निकलेगा, फाइंड एनी सबसेट ऑफ गिवन सेट सच दैट सम जो है वो एम निकले, यानी 250 आंसर आने चाहिए इनमें से किसी का सम करके। तो एक सम तो ऐसे कि 70 में 50 जोड़ो, उसमें 30 जोड़ो, उसमें 100 जोड़ो, तो 250 आता है। दूसरा सम ऐसा है कि 50 में 100 जोड़ो, 15 जोड़ो, 25 जोड़ो, 20 जोड़ो, 40 जोड़ो। तो एसओएस कह लेते हैं, सम ऑफ सबसेट को। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रूट फोर्स टेक्निक है कि हम एसओएस निकाल, एम को मैन अगर मान लेते हैं, फाइंडिंग एनी सबसेट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ एन एलिमेंट सच दैट जो सम है वो एम निकले। तो ये मतलब है कि हमारे पास एन एलिमेंट है और एम जो है सम निकलना चाहिए। एन एलिमेंट है, एम सम निकलना चाहिए। दोबारा देख लो, एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, सम जो है यहाँ आएगा। तो ये तुमने अगर सेट थ्योरी पढ़ रखी है, क्लास 11th की बात है, तो अगर हम मान लेते हैं कि जो सबसेट है वो अगर हम 5 मान लेते हैं, और एस ओ एस एम कॉमन लेते हैं, अगर एम जीरो है, यानी हमारे पास सम जीरो आना चाहिए, तो हम सम जीरो कब आएगा, जब 5 होगा, जब कुछ नहीं होगा उसमें, तो ऐसे ही रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, वरना हमारे क्वेश्चन में तो 250 दे रखा है सम, और 8 एलिमेंट है। अगर एन इक्वल टू जीरो है, यानी यहाँ पे एलिमेंट ही जीरो है, एलिमेंट ही नहीं है, तो सम कहाँ से आ पाएगा, तो एरर रिटर्न हो जाएगा। एल्स केस जो है वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम काम करेंगे कि अगर हमारा एस ऑफ एन ग्रेटर देन एम निकला, यानी सम से ज़्यादा नंबर ही निकल गया, तो हम रिटर्न कर देंगे सम सम ऑफ सबसेट, है ना? सम ऑफ सबसेट एस मतलब एम कॉम एन माइनस, एक कदम पीछे चले जाएंगे, हमेशा कोने से शुरू करेंगे, एक कदम पीछे के सकते जाएंगे। एल जो है सम ऑफ सबसेट, वरना क्या करेंगे, अगर मान लो कि वो एलिमेंट जो है जरूर निकला, ये भी कुछ तुम्हें प्रीवियस प्रॉब्लम जैसे ही लग रहा होगा, 0 1 नैपसैक वाली, है ना? कि हम या तो हम उसको लेंगे या नहीं लेंगे। अगर देखो बड़ा निकला तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, उससे पिछले वाला एक्जैक्टली प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है। अगर हम वो छोटा भी निकला तो हम क्या करेंगे, एम माइनस, यानी एम जो था वो, अगर याद करो, वो जो वेट था नैपसैक का, मगर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम जो सम निकलना चाहिए, तो एम माइनस एस ऑफ एन कॉमा एन माइनस वन। अब इससे करने से क्या, या तो तुम ये कर लो, ठीक है? मतलब इसको करने से क्या होगा कि हमारा मैक्सिमम, मतलब जो हमारा टोटल सम आना चाहिए था, उसमें से हमने ये नंबर घटा दिया। अब हम बाकी फाइंड आउट कर रहे हैं दूसरे वाले। ठीक है, जैसे ऊपर जो था, अगर 70 देखो यहाँ पे, है ना? या मान लो 50 देखो, तो 250 में से हमने 50 माइनस कर दिया। ये वैसे हम पीछे से जा रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इस साइड से जाएँ, क्योंकि लेफ्ट साइड से जाएँ, तो 250 देखो छोटा है 40 के साथ, देखो तो 250 माइनस 40 कर दो, 210। तब 210 और 20 आगे जाके चेक होगा, है ना? तो हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, वही चीज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ सबसेट में ऐड करते जाएंगे। तो एस एस यूनियन एस ऑफ एन, यानी हमने उसको ऐड कर लिया। तो ये जो ऊपर लिस्ट आई है वो ये क्या है, ये सबसेट ही तो है, पहले शुरू में 5 था, धीरे धीरे एलिमेंट्स बढ़ते गए। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, टेकिंग नॉट टेकिंग, यानी ये जो है हमने उस एलिमेंट को ले लिया, इसका मतलब। ठीक है, हम ये पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि वो एलिमेंट जो है हमारे सबसेट में ऐड हो चुका है, और एस ओ एस एम कॉम एन माइनस वन, यानी नहीं ले रहे हैं उस एलिमेंट को। यही तो कंडीशन तो होगी। तो सेम चीज़ है, इस तरह का देखो बनेगा कि अगर हम ट्री की बात करें, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जो लास्ट में 0 0 हो जाए, तो वही कंडीशन जो है वो हमारा सबसेट के अंदर आना चाहिए, इसलिए हम यूनियन कर रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो अगर हम विदाउट डीपी जाएँ तो सेम टाइम लगेगा, 2 रेज़ टू पावर एन स्टैक स्पेस एन होगा, यहाँ पे विद डीपी जाए तो एम इंटू एन होगा, और एक्स्ट्रा स्पेस क्या होगा, एम एन होगा। और बिकॉज ऑफ लेस रिपीटिशन, ये भी क्या एन पी सी है, एन पी कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे भी रिपीटिशन बहुत कम होगी। तो ये जो है सिमिलर लिखता हूँ, सिमिलर टू कहाँ से सीखा, मोहित त्यागी सर से, मैथ्स पढ़ाया करते थे 12th में। तो सिमिलर टू 0 1 नैपसैक, तो एक चीज़ समझ में आती है कि एक्जैक्टली ये नोट है भाई। अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली बताता कि सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम जो है वो 0 1 नैपसैक है, तो तुम समझ नहीं पाते, मगर अब तुम्हें रिलेट हो पा रहा है। एक और एप्लीकेशन, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं, जैसे 1 का 1 से लेकर n तक निकाल रहा है, मगर यहाँ पे सभी का निकालेंगे, 2 का भी निकालेंगे, n का भी निकालेंगे, तो सभी पेयर के शॉर्टेस्ट पाथ n स्क्वायर पेयर्स हो जाएंगे।
तो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं और होप तुम्हें याद होगा, हमने डाइजेस्ट्रास पढ़ी थी, बेलमैन फोर्ड पढ़ी थी। तो पॉजिटिव एच वेट अगर होंगे तो मॉड वी डॉट डाइजेस्ट्रास, यानी डाइजेस्ट्रास में क्या होता है, वी प्लस ई लॉग वी, ये जाती कॉम्प्लेक्सिटी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव वेट है मगर नेगेटिव एच वेट साइकिल नहीं होनी चाहिए, है ना, याद रखना। ये पॉजिटिव नेगेटिव के लिए बेलमैन फोर्ड काम आता है, तो वी डॉट वी ई हो जाएगा। और एक और है फ्लॉयड वॉर्सेल एल्गोरिथम, इसके बारे में तुम पढ़ भी सकते हो, डीपी से यूज़ करेंगे। सेम चीज़ है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चलेगा, नेगेटिव एच वेट साइकिल से नहीं चलेगा, और वी क्यूब में काम होता है। तो विदाउट डीपी फ्लॉयड वॉर्सेल, अगर हम बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग, फ्लॉयड वॉर्सेल जो है ओ वी क्यूब आ रही है, मगर बिना डीपी के करेंगे तो इस तरह का कुछ आता है। तो ये एन टाइम लेगा, ये भी एन टाइम लेगा, ये भी एन टाइम, तो एन क्यूब हो जाएगा, हम जैसे वी क्यूब बता रहे हैं। फिर एक और एग्जांपल आता है हमारे डीपी का, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन एमसीएम। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 4 है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ से 2 आता है और यहाँ से 4 आता है, और 3 और 3 जो है वो गायब हो जाती है। ये 3 गायब कहाँ होता है, ये तुम्हें पता है, 12th में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से ऐसे जाते हैं, यहाँ से नीचे जाते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल, यहाँ से वर्टिकल, और इसलिए जो है वो तीनों जैसे, पहला एलिमेंट जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट इससे होगा, तीसरा होगा इससे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे चौथा भी होगा तो वो किससे होगा, इसलिए जो है जरूरी होता है कि दोनों में, इस पे कॉलम 3 रहे, इसमें रो 3 रहे, तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएंगे। तो कितने मल्टीप्लिकेशन हो गए, 1 2 3, है ना। तो 3 मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके चलेगा, फाइनल आंसर ऐसे आएगा। तो सी कंटेन 2 इंटू 4 एलिमेंट्स, और 8 एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 3 मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी 24 मल्टीप्लिकेशन हुए। ये क्यों जरूरी है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए जरूरी है। अब देखो एक और उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 देख लिया। तो ए यहाँ पे 1 इंटू 4 है, बी जो है 4 क्रॉस 2 है, सी जो है 2 क्रॉस 3 है, तो डी होगा इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे एक कंडीशन ऐसे है कि हम ए को बाद में करें, बी सी को पहले कर दें, या ए बी को पहले कर दें, सी को बाद में करें। इसके लिए हमें एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा करना है ये ध्यान रखना है। तो अगर हम ए को बाद में करते हैं तो ए को अकेले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 0 रहने दो। अब बी सी के लिए क्या है कि बी सी जो है वो, अगर हम इन दोनों को देखें तो 4 है और 3 है, ऐसे याद रखना, 4 3 में जो 2 रिपीट हो रहा है उसको 2 को बाद में मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 24। क्या ये तरीका समझो कि हमने क्या करा, 4 इंटू 3 के एलिमेंट्स हैं, जैसे ऊपर हम कर रहे थे, 4 इंटू 3 एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स हैं, और हर एक को कितने मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 12 2 24। तो 24 आएगा इसका आंसर। ए के लिए तो कोई कुछ जरूरी नहीं है, एक खुद ही काफी, तो यहाँ 0। अब बी सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस 3 हो जाएगा, 4 क्रॉस 3, है ना। तो अब ए इंटू बी सी कर रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 4, 4 को बाद में करो, पहले करो मगर एक ही बार करो, है ना, तो 12 आ गया। तो 12 में 24 जोड़ो कितना होता है, 36, है ना। 0 ऐसे करो, 0 प्लस 24 प्लस 12 आया 36। यहाँ देखो ए इंटू बी करेंगे, अगर हम ए इंटू बी करेंगे तो 1 इंटू 4 इंटू 2, 2 बार 4 नहीं करना मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा होगा, तो 8 आ गया, ठीक है। और इसका तो सी का तो 0 ही होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 6, 8 प्लस 0 प्लस 6 होता है 14। इन दोनों में से कौन छोटा, ये छोटा, यानी हम ये वाले तरीके से करेंगे तो कम कम मल्टीप्लिकेशन यानी कम टाइम। तो दैट्स वाई एमसीएम यानी मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन को हम ऑप्टिमल पैरेंथेसिस प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है, पैरेंथेसाइजेशन प्रॉब्लम भी बोलते हैं मैट्रिक्स इन मल्टीप्लिकेशन को। एक और एग्जांपल देख लो, मैक्स टू मैक्स पेपर में यही आ सकता है कि 4 चीज़ें दे रखी हों, ए बी सी डी। अब इसमें क्या है, हम कितने तरीके अपना सकते हैं, या तो ए को बाद में करें, बी सी डी को पहले कर दें। अगर बी सी डी को पहले करेंगे तो बी को बाद में करें, सी डी को पहले कर दें, या बी सी को बाद में करें, बी सी को पहले करें, डी को बाद में करें। या ऐसे कर सकते हैं, ए बी को करें और सी डी को करें, है ना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। या ऐसे कर सकते हैं कि डी को बाद में करें, ए बी सी को पहले कर दें। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ए को पहले करें, बी सी को बाद में करें, या ए बी को पहले करें, सी को बाद में करें। ये सारी कंडीशंस लेके चलनी है, तुम्हें समझ में आएगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम एक पर्टिकुलर ये वाला लेके चलते हैं, अब यहाँ पे बी को बाद में करना, सी डी को पहले करना, ये पुराना एग्जाम्पल है। सी डी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ देखो 1 3 2 यानी 6 आंसर आ गया। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, 3 जो है 2 बार है मगर एक ही बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 1 2 3 को मल्टीप्लाई करा तो 6 आंसर आया, यहाँ से 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सी डी जो है 1 इंटू 2 आ गया, है ना, 3 तो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 4 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ गया, 8 में 6 जुड़ा 14, यहाँ से 14 है, यहाँ से देखते हैं बी सी के लिए क्या हुआ, बी और सी 1 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 3 यानी 12, ठीक है। और यहाँ से है 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 24, 12 में 24 जोड़ो 36। इन दोनों में से कौन छोटा, 14 छोटा, तो ये वाला टिक मार दिया कि यानी ये बढ़िया है ना। मगर अभी पूरी बात खत्म नहीं हुआ, एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से तो 14 आ गया, यहाँ से 0 है, तो अब देखो बी सी डी यानी 4 पकड़ो और आखिरी वाला 2 पकड़ो। अब 1 4 2 दैट इज 8, है ना, तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 में 14 22 आता है, तो यहाँ से 22 आ गया, यानी ये काम हो गया इसका, यहाँ से 22 आंसर आ रहा है। ये देखते हैं ए इंटू बी जो है वो 1 4 1 यानी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सी इंटू डी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ध्यान रखना, अगर हम डी पी ले रहे हैं तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। सी डी हमने कहाँ कैलकुलेट किया, यहाँ, तो 6 आंसर, तो यहाँ से 6 आया। 4 और 6 कितना होता है, 4 और 6 10 होता है, मगर ये जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी तो चाहिए, इंडिविजुअली तो हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 तो 12, यहाँ से 12 आ गया। सिमिलरली यहाँ से भी करेंगे तो सेम चीज़ है, प्रोसेस वही है, यहाँ से 13 आ जाएगा। इन तीनों में से कौन सबसे छोटा, 12, तो यानी सबसे ऑप्टिमल जो है क्या रहेगा, वो ए बी को एक बार करो, फिर सी डी को एक बार करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम एम सी एम में करते क्या है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड टू मल्टीप्लाई M1, इतने सारे मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये मान लेते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन करवानी है, अगर हम n मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 मतलब मिनिमम नंबर। तो अगर 1,4 देखें तो 4 के लिए क्या होगा, या तो 1,1 2,4 प्लस कंबाइंड, या 1,2 3,4 प्लस कंबाइंड, या 1,3 प्लस। अभी यही यही चीज़ तो आपने देखी, 1 2 1 2 3 4 5 6, यही सारी कंडीशन तो हैं,
है ना? तो अगर हम नीचे वाले मान के चलें, क्योंकि ब्लैक पेन से जो मैंने लिखा है वो नीचे से रिलेटेड है, अज़्यूम करते हैं कि M10 जो होता है वो 10th मैट्रिक्स है, रोज़ आर P9 एंड कॉलम आर P10। अगर ये नोमेनक्लेचर तुम समझ गए, बहुत आसान ही है वैसे, कि अगर M10 जो है वो 10th मैट्रिक्स है जिसमें 9 रो हैं और 10 कॉलम है, ठीक है? मतलब 10 कॉलम नहीं है, P10 कॉलम कहलाएगा। मतलब हम मान लेते हैं कि M10 मैट्रिक्स जो है उसमें P9 रोज़ हैं और P10 कॉलम्स हैं, बस नोमेनक्लेचर है। तो M10 इक्वल टू P9 इंटू P10 हो जाएगा। सिमिलरली M98 क्या होगा? P97 इंटू P98, जस्ट नोमेनक्लेचर है। ठीक है? तो अगर हम इन तीनों का देखें, M5, M6, M7, तो M5 होगा P4 इंटू P5, यानी एक पी से 5 से एक कदम पीछे, यानी 4, और M7 होगा एक कदम पीछे, यानी P6 इंटू P7, तो P4 इंटू P7 हो जाएगा अगर आखिरी के देखे जाए, है ना? तो अगर हम MI से लेकर MJ तक देखें तो PI-1 हो जाएगा, एक कदम पीछे, है ना? 5 के लिए 4 आ रहा था, और MJ तो ये जैसे PJ रहेगा ही। ठीक है? इस वजह से क्या हुआ यहाँ पे ऊपर इन्होंने क्या करा, जैसे 1,1 है तो P0 P1, 2,4 है P1, तो ये 2 से एक कदम पीछे क्या होता है, 1 होता है, और 4 को वैसे ही रहने दी। कंबाइन करेंगे तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, P0 P4 और लास्ट में P1, ये जो कॉमन आ रहा है कंबाइंड हो गया, ये तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है? ऐसे ही सबके साथ करें। तो यहाँ पे इन जनरल रिकरेंस रिलेशन जो हो गई वो 0 है अगर आई और जे बराबर है, रिकरेंस रिलेशन में आई और जे बराबर है, नहीं तो मिनिमम ले लेंगे इनमें से किसी का, एमसीएम ऑफ आई कॉमा के और एमसीएम ऑफ के प्लस 1 से लेके जे तक, यानी ऐसा कुछ है कि आई से लेके के तक जा रहे हैं, फिर के प्लस 1 से लेके जे तक जा रहे हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया अगर आई और जे बराबर नहीं है। ठीक है? ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगेगा, अगर इक्वल टू लगेगा तो J-1 के साथ लगेगा। ठीक है? तो एमसीएम ऑफ 1 कॉमा एन विल जनरेट एन लेवल ट्री, अपर बाउंड एन लेवल ट्री बनाएगा, n0 से लेकर n-1 तक, और इंटू एन कर दिया तो O ऑफ n रेज़ टू पावर n आ जाएगा विदाउट डीपी टाइम। ठीक है? अगर हम बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग के देखें, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही थी ना, कुछ तो रिपीट हो ही रहा था, तो वो लगेगा O ऑफ n रेज़ टू पावर n, और एक्स्ट्रा स्पेस जो है स्टैक का ही होगा n का। मगर इन द अबव रिकर्सिव ट्री मैनी फंक्शन सेल्स कॉल्स आर रिपीटेड, सो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम डीपी से देखें, तो एमसीएम ऑफ 1 कॉमा n जो होगा वो 2 3 से लेकर n तक जा रहा है, और n-1 से n-2 n तक जा रहा है। ठीक है? तो यानी n स्क्वायर डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल्स होंगी, कंटेन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल, यही इंपॉर्टेंट काम होता है ना। तो n स्क्वायर डिस्टिंक्ट फंक्शन कॉल है और हर एक के लिए O ऑफ n लग रहा है, तो O ऑफ n क्यूब आंसर आ गया। n की पावर n से तो बेटर ही है, n क्यूब, तो विद डीपी टाइम जो है वो n क्यूब आ गया, और डीपी की स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, टेबल बनाने के लिए n स्क्वायर यूज होगा, तो O ऑफ n स्क्वायर जो है वो स्टैक स्पेस हो गया। ठीक है? तो यहाँ से हमारे डीपी यहीं खत्म कर दिया, और कुछ चीज़ें जो थी और भी होमवर्क था, जैसे मैंने बताया डीपी की एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे ऑप्टिमल कॉस्ट बाइनरी ट्री, ट्रैवलिंग सेल्समैन, वो सब देख लेना। ठीक है? वो होमवर्क है, और एक और होमवर्क है तुम्हारा कि ऐसे करके, ये चीज़ नोट पॉइंट है, बस ध्यान से देख लो क्या क्या है, कि सॉर्टिंग दो तरह के होते हैं, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम और विदाउट कंपैरिजन सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है? तो इसमें इसमें हमने क्या क्या ये सब पढ़ चुके हैं, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस हम देख चुके हैं। बबल सॉर्ट में तीनों एन स्क्वायर होते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट में तीनों एन स्क्वायर होते हैं, इंसर्शन सॉर्ट में एक एन होता है, और एन स्क्वायर, और हीप सॉर्ट में एन लॉग एन तीनों होते हैं, मर्ज सॉर्ट में तीनों एन लॉग एन होते हैं, क्विक सॉर्ट में वर्स्ट केस एन स्क्वायर हो जाता है, बाकी एन लॉग एन होते हैं। तो अगर हम, जैसे कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यानी इन ऑल कंपैरिजन बेस्ड, ये कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। वर्स्ट केस बेस्ट वन इज, अगर पूछा जाए सारी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम में वर्स्ट केस का बेस्ट कौन सा इनमें से, एन लॉग एन, तो इसलिए एन लॉग एन पूछा जा सकता है पेपर में। बेस्ट केस बेस्ट वन इज एन। ठीक है? और विदाउट कंपैरिजन क्या होती है, काउंटिंग सॉर्ट, रेडिक सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, तो ये O ऑफ n होता है एवरी टाइम, एवरी केस। अब तुम सोच रहे होगे कि तुमने ये सब क्यों बताया जब O ऑफ n में ही काम हो जाता है ना, कि ऐसे हुआ ही क्या जब इसका बेस्ट केस जो है वो एक ही मिला, मगर बाकी सारे जो है वो सही से नहीं आया, है ना। एन स्क्वायर बड़ा होता है, एन में ही हो जाता है जब अगर हम बिना कंपैरिजन के सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगाते हर केस में, है ना, आसान नहीं होता ये। तो रीज़न बीइंग कि यहाँ पे कुछ कंडीशन होती हैं, उन कंडीशन को तुम्हें क्या करना है, होमवर्क है कि ये कोरमैन बुक में पढ़ के आओ। ठीक है? पढ़ो। ठीक है? तो होमवर्क क्या क्या हुआ, एक बार जो रह गया वो देख लेना, और ये तीनों टॉपिक भी देख लेना। ठीक है? तो होप हमारा हो गया है, वैसे ऑलमोस्ट हो गया है, सभी हो गया है, मतलब हमने जितना कर सकते थे हम ये एल्गोरिदम टॉपिक के अंदर सब कर लिया है। अब अगर कुछ क्वेश्चंस देखने का मन होगा तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा, मगर सारे टॉपिक जो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और आज जो है शायद आखिरी प्ले लिस्ट है थ्योरी के नाम पे, मतलब थ्योरी जो है खत्म हो चुकी है, अब कुछ क्वेश्चंस होंगे वही देखने होंगे, तो इसलिए अलग से नोट पॉइंट सॉर्टिंग का भी बता दिया।